Hello, class 10 students. Welcome back to our top 20 MCQs for your board exam series. तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम जो क्विक टॉप 20 एमसीक्यूज ले रहे हैं, 20 to 25 एमसीक्यूज ले रहे हैं हम हर चैप्टर पे बेस्ड। तो आई होप आपको इस वाले सीरीज में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चंस, एंड यू आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस विथ मी। ओके, तो हमने अभी तक जो भी दो चैप्टर्स किए, दिस इज द थर्ड चैप्टर वी आर गोइंग इन द सीक्वेंस। और अभी हम इसके बाद फोर्थ चैप्टर, मतलब आपका केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा कार्बन कंपाउंड्स के बाद। अभी तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ले रहे हैं। इमीडिएटली इसके बाद आपको मेटल्स नॉन मेटल्स के बाद कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का वीडियो भी क्विकली आ जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी की भी ऐसी ही टॉप 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लेंगे, एंड वी विल मेक आवर बोर्ड एग्जाम्स जो है मोस्ट इजी थिंग फॉर यू साइंस के पेपर में। चलो लेते हैं क्विकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉप 20 एमसीक्यूज, राइट। चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला है कि एक मेटल है एंड नॉन मेटल है, मतलब रिस्पेक्टिवली की बात की है तो पहला मेटल है और उसके बाद नॉन मेटल लेना है, लेकिन ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो एनसीईआरटी में क्लियरली हमको पता है कि लिक्विड मेटल कौन सा है। लिक्विड मेटल इज मर्क्यूरी एंड लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, राइट। ये दोनों भी होते हैं लिक्विड स्टेट में। अंडरस्टूड, ठीक है। ये एक्सेप्शन भी होते हैं क्योंकि मेटल जो होता है सॉलिड होता है, तो हमको पता है कि मर्क्यूरी इज इट्स एक्सेप्शन। नॉन मेटल जनरली गैसियस होते हैं, ब्रोमीन उसका एक्सेप्शन है। तो रिस्पेक्टिवली की बात की है तो ब्रोमीन मर्क्यूरी नहीं करना गलती से, मर्क्यूरी पहले क्योंकि मेटल पूछा है, और फिर नॉन मेटल देन ब्रोमीन। ओके, तो आंसर इज सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। द मेटल्स विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट आर। तो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है। फ्री स्टेट में ऐसे होता है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो अपना अपना फ्री स्टेट में होता है जो कि लेस रिएक्टिव होता है। तो जनरली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, लेस रिएक्टिव मेटल्स दे एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, है ना। तो फ्री स्टेट में वो घूमेंगे, ठीक है। फ्री स्टेट में कौन से घूमेंगे, जो लेस रिएक्टिव होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जो है कि आपको बहुत बार ऐसे होगा कि दूसरे के साथ और किसी के साथ कंबाइन होते हुए आपको समझेगा कि वो कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। सो जो जो विच इज फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट, लेकिन इन्होंने बोला सिर्फ फ्री स्टेट नहीं, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर की बात करो तो ये सिर्फ फ्री स्टेट में मिलते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। इन्होंने बोला है फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, ध्यान देना। ये प्लैटिनम और सिल्वर सिर्फ फ्री स्टेट में मिलता है, ऐसे समझ में। ये भी सिर्फ फ्री स्टेट में। इधर देखो कॉपर आया है, तो कॉपर जो है आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। इसीलिए कॉपर एंड सिल्वर, सिल्वर तो फ्री स्टेट में मिलता है, तो कॉपर एंड सिल्वर दे एग्जिस्ट इन द फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, देयरफॉर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस व्हेन एक्स इज हीटेड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थर्मिट रिएक्शन आपको समझ में आई। थर्मिट रिएक्शन ऐसे आया क्वेश्चन में तो आपको तो एकदम क्लियरली पहले दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये तो है भाई के एल के साथ, एल्यूमिनियम के साथ ही होगा। मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा Al2O3, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑक्साइड कि जो एसिड के साथ भी, और एसिड के साथ और अल्कली, मतलब बेस विच डिजोल्व्स इन वाटर, तो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, गलती से कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर हमने तो आयन भी पढ़ा है। आयन आपने वैसे नहीं पढ़ा है, वो इस तरीके का है कि आयन ऑक्साइड प्रोडक्ट नहीं है थर्मिट का। थर्मिट का प्रोडक्ट आयन ऑक्साइड नहीं है। आपने आयन ऑक्साइड जो पढ़ा होगा वो ऐसा पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एल्यूमिनियम को अगर आप आयन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो की बात है। आया समझ में, थर्मिट रिएक्शन में ये क्या प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इवन आयन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, लेकिन वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना। ये प्रोडक्ट में थोड़ी ना यूज कर रहे हैं। देखो ये वाई है, वाई
ऑक्साइड जो है वो Y आना चाहिए, Y में थोड़ी Fe2O3 आता है। Y माने प्रोडक्ट, X क्या है, मेटल। तो आपको मेटल चाहिए पहले, तो आपका जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। और अगर हम उसको व्हेन एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन देन इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई। तो जो एम्फोटेरिक नेचर में वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है जो कि एक्सोथर्मिक भी होती है। और इस एक्सोथर्मिक के हीट की वजह से ये जो Al2O3 आया है, ध्यान से सुनना, ये जो Al2O3 आया है इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की वजह से ये दूसरे मेटल को रिडक्शन के लिए काम आता है, ये ध्यान रखना। तो ये Al2O3 जब आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो वो दूसरे मेटल को, आयन को रिडक्शन के लिए काम आ जाएगा, वो सेकेंड स्टेप में। पहली स्टेप थर्मिट रिएक्शन की यही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आएगी उस ऑक्साइड की जो कि एम्फोटेरिक है, वो है Al2O3, है ना। एनसीईआरटी में थर्मिट रिएक्शन पे एक शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन थियरी में भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन है हमारा बी, एल्यूमिनियम है मेटल और उसका एम्फोटेरिक जो नेचर का सब्सटेंस बनेगा थर्मिट में वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। कीप इन माइंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट, नॉट बोला है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो अभी हमको बनाना क्या है उस पर डिपेंड है, हमको क्या बनाना है, कुकिंग वेसल बनाना है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर का कुकिंग वेसल है, ओके। कौन सी इसमें से प्रोसेस नॉट रिस्पॉन्सिबल बोला है, मेलेबिलिटी लगेगी, हाँ लगेगी मेलेबिलिटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी लगेगा क्योंकि हीट होने वाला है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा ना, तो ये भी लगेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए, मेलेबिलिटी भी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप कुकिंग यूटेंसिल बना रहे हो, कुकिंग वेसल बना रहे हो, तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट कंडक्ट होनी चाहिए तभी तो होगा ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी लगेगी। हाई रिएक्टिविटी नहीं लगेगी, इसीलिए दिस इज द आंसर। क्योंकि कॉपर अगर हाई रिएक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी उसकी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये कॉपर फूडस्टफ के साथ रिएक्ट हो जाएगा। हाई रिएक्टिविटी विल रिएक्ट विथ फूडस्टफ, तो फूडस्टफ हो जाएगा, जो भी फूडस्टफ है वो पॉइजनस भी हो सकता है, कंज्यूम करने लायक होगा नहीं। सो हाई रिएक्टिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर व्हाट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम, हाई रिएक्टिविटी। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने पिछले दोनों चैप्टर में एक एक बार देखा था। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देगा, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज वेरी सिंपल, सोडियम जिंकेट। और ये है आपका मेटल, ये है आपका बेस। तो आपको पता है एसिड और मेटल आपको हाइड्रोजन गैस तो देता ही है, वैसे ही बेस, मेटल और बेस आपको एक हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZNO ट्वाइस, ZNO2, Na2ZNO2, ये होगा सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट एंड H2 गैस इज इवॉल्व, सोडियम जिंकेट मेन प्रोडक्ट। क्या ये रिएक्शन समझ में आई? नोट दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रही है, मोस्ट रिपीटेड भी है, ओके। इस बार भी एक्सपेक्टेड में से है। जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। मेटल ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड्स बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ बेसिस। अभी किया हमने, मेटल के ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं विच रिएक्ट विथ बेसिस ऑल्सो। तो मैंने बोला ऐसे which oxides which reacts with acids as well as bases, उनको क्या बोलेंगे, ऊपर देखा हमने, उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर के बोलेंगे। तो सच मेटल ऑक्साइड्स कौन से है इसमें से, एम्फोटेरिक में से? चलो देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक, ठीक है। ये रिएक्टिव भी नहीं है उतना, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड वैसे भी ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर में नहीं होते। ऑप्शन क्लियरली आपको समझ रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो है ही, जिंक ऑक्साइड भी होता है।
और क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो भी एम्फोटेरिक होता है, याद रखना मैंगनीज ऑक्साइड। अभी तो 2 और 3 क्लियरली दिख रहा है, सो ऑप्शन बी अपना आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट्स इन अ वेट वॉच ग्लास। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये तो पहले चैप्टर में भी था, है ना। मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को विथ ऑक्सीजन, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, बैलेंस करने के लिए तो 2 लगा दिया। द न्यू प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्वियसली, दूसरा कुछ ही नहीं आएगा, है ना। इतना तो सिंपल है, ये फर्स्ट चैप्टर की भी ये सबसे कॉमन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन वाली, है ना। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड यही बनेगा प्रोडक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद द गिवन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या दी हुई है, CuSO4 कॉपर सल्फेट को आयन के साथ रिएक्ट किया, हमको फेरस सल्फेट, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और हमको सेपरेटली कॉपर मिला। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, एक ही किया है, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ है आयन के साथ, नहीं ना, तो 2 बार थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, एक्सचेंज ऑफ आयन दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये तो एकदम क्लियर है कि ये रिएक्शन जो है ये है डिस्प्लेसमेंट वाली, तो इसमें से ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे भी चले गए, बस इस वजह से। खत्म करो कहानी, है ना। अब 2 ऑप्शन जिंदा है, ये और ये। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सिंपल है। तो फाइनल कलर ऑफ आयरन नेल, अब ये जो आयरन नेल था इसके साथ रिएक्ट करते तो फाइनल कलर जो बनेगा आयरन नेल का, वो तो आपको बहुत सिंपल है, ग्रे तो होगा नहीं, ब्राउनिश ही होगा। इस पे से आपको आंसर तो मिल गया, फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा इसमें एक और चीज कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है, उसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। और जो आपका फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन विट्रियोल विट्रियोल होता है, थोड़ा सा पेल ग्रीन होता है, ग्रीन विट्रियोल होता है। आया समझ में। तो हमने तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया था, ये वाला इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल कौन है, ये कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट तो ब्लू विट्रियोल होता है, यहाँ पे तो पेल ग्रीन है, तो ये ऐसे भी गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी है और ब्लू कलर का भी है और ब्राउनिश बन जाता है वो नील, तो ऑप्शन डी आ रहा है समझ में। तो मैंने ये चीजें आपको करा के दी है, ध्यान रखो। कॉपर सल्फेट इज ब्लू विट्रियोल, आयरन सल्फेट इज ग्रीन विट्रियोल, हमारा ब्लू विट्रियोल था। डन। ओके, और बाद में FeSO4 बनता है बाद में फाइनल कलर, तो वो तो पेल ग्रीन बनेगा, है ना। चलो वो भी मैच हो गया, ऑप्शन डी। गॉट इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इंफॉर्मेशन इसमें, तो इसी को तो बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की भी आने के चांसेस होते हैं, ध्यान से कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। दिस इज वेरी इजी। अभी जिंक ग्रैन्यूल्स है, ये हमने बार बार किया हुआ है, और एनसीईआरटी की डायग्राम भी है, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया। अब हमारा ये तो एकदम क्लियर है, रिएक्शन मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में सिंपल होती है कि किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करो तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, उस मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक्सेप्शन है इसमें, किसी भी मेटल को, मतलब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे या कोई भी एसिड के साथ करेंगे तो उसमें एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं बनाता H2, लेकिन हम H2SO4 की बात कर रहे हैं तो मेटल सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होगा, ये तो पक्का है। तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं दिस आर ऑफ द H2 गैस, ये तो समझ रहे हैं हमको। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, एक चांस यहाँ पे हम ये भी छोड़ नहीं सकते, इसका सल्फर डाइऑक्साइड विच प्रोड्यूसेस अ सफोकेटिंग स्मेल, ऐसा गलती से कर देते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि SO4 को देख के जल्दी वो बेसिक वाला लॉजिक नहीं लगाते, कुछ और लॉजिक लगा देते हैं, वो गलत है। क्योंकि इसमें से ये सॉल्ट बनने चला जाता है, ZnSO4 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट नहीं बनता। जिंक सल्फेट, ये जो सॉल्ट है वो जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाता है, प्लस प्लस ये बचा हुआ H2, हाइड्रोजन गैस ही आता है, ये तो स्केलेटन है ना हमारा, मेटल प्लस एसिड, सो कंपल्सरी हाइड्रोजन वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस द पॉपिंग साउंड, बर्न करेगा और पॉपिंग साउंड के साथ कैंडल लेके आए तो पॉपिंग साउंड के साथ वो बर्न करेगा हाइड्रोजन। सो डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन, ध्यान से, कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस होते हैं, जब हम ऊपर से नीचे पढ़ने आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। डन। सो मेटल विथ एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस H2।
गॉट इट। चलो, तो हाइड्रोजन होगा इसका आंसर जो बर्न करेगा पॉपिंग साउंड के साथ, डी। आगे बढ़ते हैं। अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो, उसको बनानी है केबल, केबल मैन्युफैक्चरर। सो केबल मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखेगा। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड, ध्यान से देखना, डिस्कार्ड करना है। कौन सा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से कौन से एलिमेंटल प्रॉपर्टीज की वजह से उनको डिस्कार्ड करना है, वो नहीं लेगा। तो अभी उसको बनाना केबल है ना, तो वायर बनाने के लिए तो ये तो एकदम क्लियर है कि भाई डक्टाइल तो चाहिए, डक्टिलिटी, एबिलिटी टू ड्रॉ द वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर, है ना, दे विल बी एबल टू ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्टिलिटी तो चाहिए भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो कंपलसरी चाहिए, केबल ही बना रहा है ना, वायर ही बना रहा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। यस यस यस। तो ये वाला जो नो है, तो जेड तो ऐसे भी डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। वो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक से चार्ट को समझो क्या बोल रहे हैं। ये ऊपर जो है वो मेटल है, हमको डिस्कार्ड करना है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर द मेटल टू मेक द केबल। अब उन्होंने बोला है कि ये प्रॉपर्टीज में से, ये प्रॉपर्टीज किसको किसको अप्लाई होती है, और जिसको अप्लाई हो रही है उसमें से कौन से मेटल को डिस्कार्ड करेगा, वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से एलिमेंट, डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से किसको डिस्कार्ड करेगा। तो देखो ना, केबल बनानी है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें नो लिखा है जेड में, तो जेड तो डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिस्कार्डेड एलिमेंट्स, कौन से, जेड को तो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। ओके, ये देखो ये दोनों डिस्कार्ड करेगा, नो नो, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी नहीं है, बना रहा है वायर केबल और उसमें डक्टिलिटी नहीं है, नो नो लिखा है, तो एक्स वाई भी डिस्कार्ड करेगा, तो जेड एक्स वाई डिस्कार्ड करेगा। और अब देखते हैं डब्ल्यू में क्या है। डब्ल्यू में मेलेबिलिटी है, ओके, डक्टिलिटी भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो डब्ल्यू इज एक्सेप्टेड, ये चलेगा। डिस्कार्ड कौन सा करेगा, जेड एक्स वाई, क्यों, इन तीनों की वजह से। सो व्हाट इज योर आंसर, जेड एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके, बी में दिख रहा है एक्स वाई जेड, सो दिस विल बी डिस्कार्डेड इन चीजों की वजह से, इन दोनों में डक्टिलिटी नहीं और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। डन। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इसको तैयारी करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई गैस ए, कहा है ए, यहाँ पे बबल्स ऑफ गैस ए, जो इसमें से आके इस ट्यूब में से इधर आ रहा है, इधर बबल्स उसी के निकल के आ रहे हैं, और आप देख रहे हो कैंडल, ये जो ऐसे 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 जो दिया है, ये क्या है, ये बर्न हुआ है, पॉपिंग साउंड। ये देखो, बर्निंग द गैस विद पॉपिंग साउंड, क्या ही देखोगे, क्या ही देखोगे, इसमें कौन सा गैस है ये, बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन। कुछ नहीं देखना है, बाकी कुछ मत देखो। वैसे भी जिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जिंक ग्रैन्यूल के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी ऊपर मैंने रिएक्शन बताई आपको, यहाँ पे जिंक विथ ये वाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2 आ रहा है ना। हाँ, वैसे भी यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिख ही रहा है कि ये बर्न कर रहा है, यहाँ पे बोल भी रहे हैं पॉपिंग साउंड के साथ, तो क्लियरली दिस इज हाइड्रोजन, नथिंग टू डू मच। चलो फटाफट आगे। द टेबल शोन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फोर सब्सटेंसेस A B C D। ठीक है, ये ध्यान से करना, A B C D, क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस अगेन। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से है, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड्स हम सिलेबस में पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पर्टिकुलरली, जनरली मेटल और एक नॉन मेटल की रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयोनिक, और ये डोनेट, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, मेटल डोनेट करता है और नॉन मेटल गेन करता है, तो डोनेशन और गेनिंग के सिस्टम पे आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। वेरएज कोवैलेंट कंपाउंड्स, वो कार्बन वाला कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये शेयरिंग करके बनते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, तो वो हम अगले चैप्टर में तो देखने ही वाले हैं, कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल जो होते हैं वो कंबाइन करेंगे आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो मेटल डोनेट करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में समझ में लेना ध्यान से, कि आयोनिक कंपाउंड्स को कैसे करोगे, कि द वन विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मेटल जनरली, नॉन मेटल गेन्स द इलेक्ट्रॉन, और मेटल और नॉन मेटल के इसी कॉम्बिनेशन को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, मैं आपको दे देता हूं,
जैसे सोडियम मेटल है, 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन नॉन मेटल है, 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये वन जो है, अच्छा ये मेटल था सोडियम, और ये नॉन मेटल था, तो इसका जो वन है, मेटल टेंड्स टू डोनेट, तो इसने डोनेट कर दिया, और नॉन मेटल टेंड्स टू गेन, इसने गेन कर लिया, तो इसका 288 बन गया इलेक्ट्रॉनिक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 बन गया। दोनों NaCl करके आगे NaCl करके कंपाउंड बनाएंगे सॉल्ट, जो कि है आपका आयोनिक कंपाउंड। क्या ये चीज समझ में आ गई? इसी को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान से देखना, तो इनके कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में पता चला कि NaCl है ना, ऐसे कुछ। तो जनरली इसमें खास प्रॉपर्टी यही होती है कि आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स में तो, मतलब खुद जब सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड्स, सो व्हेन दे आर सॉलिड जनरली दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन दे आर लिक्विफाइड, लिक्विड्स में दे आर एक्चुअली गुड कंडक्टर्स। तो एक्चुअली वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड में पुअर, लेकिन लिक्विड में दे आर गुड कंडक्टर्स। अंडरस्टूड? तो सॉलिड में पुअर कंडक्टर यहाँ पे है, सॉलिड में गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, पुअर होते हैं, और लिक्विड में गुड कंडक्टर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पुअर एंड गुड, पुअर गुड, पुअर गुड, ये दो जगह पे है। समझ में आ रहा है आपको क्लियरली? ध्यान से सुनना, दोनों केस में पुअर कंडक्टर नहीं होते वो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी दोनों केस में पुअर नहीं होती। सॉलिड में पुअर होते हैं, लिक्विफाइड एक्वियस सॉल्यूशन में वो कंडक्ट करते ही करते हैं, ये दो केस में, समझा? तो वन इज पुअर, वन इज गुड, ये तो दोनों गुड है, नो दे आर नॉट गुड। और ये जो सॉलिड में पुअर है लेकिन इन्होंने लिक्विड में भी पुअर दिया, तो ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन? ये दोनों, है ना, पुअर एंड गुड, सॉलिड में पुअर कंडक्टर, एक्वियस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर, ऐसे ये दोनों, बी एंड सी। वेयर इज बी एंड सी? ऑप्शन बी। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, बी एंड सी। तो बी एंड सी सब्सटेंसेस ऐसे है। डन? ये इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ ली। चलो बढ़ते आगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं क्या हीट के? यस, बिल्कुल सही। लेकिन ये देखो, एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मेटल को कब से लो मेल्टिंग पॉइंट होने लगा? सोचो कैसे हो सकता है? मेटल्स का अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो क्या होगा? मेटल तो हम केबल्स बनाने में यूज करते हैं, यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब थोड़ी हीट आई तो मेल्ट होने लगा, तो चलेगा क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, फर्स्ट इज फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स कहाँ पे है? अच्छा, तीन जगहों पे है फर्स्ट फॉल्स, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। यस, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर के केबल्स वायर्स बनाने के लिए, तो दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो। ठीक है। लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दिस इज ट्रू, क्योंकि मर्क्यूरी है ना थर्मोमीटर में, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लीड इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। हाँ, मेटल से ही तो कुकिंग वेसल बना रहे, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो वी हैव ऑप्शन नंबर 2 and 3 and 4, तीन, ये तीन ट्रू है। तीन ट्रू कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे तीन ट्रू और पहला फॉल्स, तीन ट्रू और पहला फॉल्स। डन? आ रहा है समझ में? पहला फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन डी। ओके, पहला वाला फॉल्स था ना, तीन ट्रू थे, ये वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व दिस केयरफुली। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। विच पेयर ऑफ फॉर विच पेयर ऑफ मेटल्स वुड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द डायरेक्शन शोन? नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारे 20-25 MCQ इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें कुछ अलग से यूज किया है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा इसमें नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर विच पेयर ऑफ मेटल्स वुड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द डायरेक्शन शोन? सो व्हाट डायरेक्शन इज शोन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की? यहां से यहाँ, यानी मेटल एक्स से, ये दिख रहा है डायरेक्शन, ये दिया हुआ है, मैं फिर से इरेज करता हूँ इसको। ये देखो, एरो यहां से यहाँ पे, मतलब मेटल एक्स से जा रहा है वाई की ओर। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज फ्रॉम मेटल एक्स, फ्रॉम मेटल एक्स टू मेटल वाई। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द फ्लो, कि मेटल एक्स से मेटल वाई की ओर ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इनमें से किसको ऐसे होगा? अब इसके लिए कैसे ढूंढोगे? तो मैंने अभी ऊपर जो थोड़ा पढ़ाया,
इसका थोड़ा नॉलेज आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला था कि मेटल्स देखो, सोडियम इज अ मेटल, इट टेंड्स टू डोनेट, एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, इट टेंड्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो वो काम आएगा। हालांकि दोनों मेटल है, लेकिन उसमें भी जो अगर ज्यादा डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ना, मेटल एक्स से मेटल वाई की ओर जाएंगे ना, इसका मतलब मेटल एक्स डोनेट करने की कोशिश कर रहा है वाई को ज्यादा। तो इसका मतलब है कि मेटल एक्स जो है ये मोर रिएक्टिव होगा देन मेटल वाई। दोनों मेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेटल जब डोनेट कर रहा है दूसरे मेटल को, तो वो वही होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा लेस रिएक्टिव वाले को। ये तो समझ रहा है आपको, क्योंकि रिएक्टिव वाला ही मेटल नॉन मेटल को डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों मेटल है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो मेटल से दूसरे मेटल को जब होना है, तो वो लेस रिएक्टिव वाले को भेजेगा। आया समझ में? तो एक्स से वाई जा रहा है, इसका मतलब एक्स ज्यादा रिएक्टिव है और वाई कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो अभी ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन कितना किससे रिएक्टिव है। तो हमको एक्स शुड बी मोर रिएक्टिव देन, ये ध्यान रखो, एक्स शुड बी मोर रिएक्टिव देन वाई चाहिए हमको। क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं भाई, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। क्या आयन एल्यूमिनियम से रिएक्टिव है? नहीं, एल्यूमिनियम आयन से रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम तो वैसे भी ऊपर ही है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्या आयन मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? एक्स है ना आयन। नहीं, मैग्नीशियम तो और भी ऊपर है ना, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से? यस, सिल्वर एकदम नीचे है, सिल्वर गोल्ड, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। यस, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई, इसका मतलब जिंक से सिल्वर जा सकता है। तो ऑप्शन डी आ रहा है समझ में? तो ऑप्शन डी आएगा आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, एक्स ज्यादा रिएक्टिव चाहिए क्योंकि वो वाई की तरफ भेज रहा है। डन। ओके। इन एन एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द मेटल्स एल्यूमिनियम जिंक कॉपर एंड आयरन, एल्यूमिनियम जिंक दिख रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम जिंक कॉपर आयरन, रिएक्टिविटी सीरीज अगर लर्न होगी तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। अगर लर्न नहीं होगी तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है इस चार्ट में, उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट देख लो। द रिजल्ट्स आर टैबुलेटेड, रिजल्ट से आपको पता चलेगा। टिक मार्क मीन्स द रिएक्शन ऑकर्स, क्रॉस मीन्स रिएक्शन डज नॉट ऑकर, रिएक्शन नहीं हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा लो, सिंपल सी बात है। जिंक मेटल दिया यहाँ पे, ऑब्वियसली जिंक सल्फेट के साथ क्यों होगा, क्योंकि जिंक उसी का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है रिएक्शन, तो जिंक इज रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट, मतलब ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यहाँ पे आपको समझ में आया? बिल्कुल। अब इधर क्रॉस है, मतलब एल्यूमिनियम से जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, तो लेस देन किया। और जिंक जो है आयन से, तो जिंक जो है आयन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयन को भी टिक मार्क किया है, तो रिएक्शन हो रही है। यहां तक समझा? ये लिख दिया मैंने। आगे आगे हम क्या करते हैं, अभी अभी हमको जिंक और कॉपर का मिल गया है, ठीक है। तो जिंक और कॉपर का मिलने से हम क्या करते हैं, कॉपर को देख लेते हैं, और किससे? कॉपर तो सब जगह पे क्रॉस दे दिया है, मतलब कॉपर जो है जिंक के साथ भी नहीं, कॉपर खुद के साथ तो होगा ही नहीं, उसके सॉल्ट के साथ एल्यूमिनियम और आयन किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कॉपर सबसे लास्ट में आएगा। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमको ऑर्डर लगानी है, तो कॉपर कहाँ पे आएगा? सबसे लास्ट में, क्योंकि सब जगह पे क्रॉस दिया है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है इन चारों में से, तो कॉपर लास्ट में किधर है? इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सारे ऑप्शन जिंदा अभी तक। चलो आगे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम को देख लो, एल्यूमिनियम सिर्फ खुद के सल्फेट के साथ, मतलब खुद के सॉल्ट के साथ नहीं, लेकिन बाकी सबके साथ टिक मार्क है। यहाँ पे भी टिक मार्क है, यहाँ पे भी है, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन ऑल दिस थ्री। तो एल्यूमिनियम सबसे टॉप आएगा। हाँ, तो यहाँ पे है सबसे पहले और यहाँ पे है सबसे पहले। डन। तो ये दोनों ऑप्शन अभी चले गए। ये समझ रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी तो बहुत अच्छा। अभी अब एल्यूमिनियम और आयन की बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयन की बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते बराबर है क्या। तो एल्यूमिनियम और आयन में क्या हुआ है कि आयन जो है, आप देखो इधर क्रॉस लगा हुआ है, इधर क्रॉस लगा है एल्यूमिनियम के साथ। इसका मतलब आयन जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो व्हाट डज इट मीन? तो आयन जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये तो हमको समझ रहा है।
और फिर उसके बाद टिक मार्क तो कॉपर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे कॉपर के साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब आयन इज, कॉपर के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है तो आयन क्या हुआ, फिर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो आयन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ मतलब कॉपर के पहले आना चाहिए। आप समझ रहे हो? और जिंक जो है वो आयन से भी रिएक्टिव है, तो वो आयन से पहले आना चाहिए, तो जिंक ऐसे आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो एल्यूमिनियम तो सबसे पहले था ही, तो एल्यूमिनियम जिंक आयन एंड कॉपर ऐसे आया। कॉपर लास्ट में, एल्यूमिनियम सबसे पहले था ही। तो एल्यूमिनियम जिंक आयन और कॉपर, तो ऑप्शन हमारा आना चाहिए डी। वैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी लर्न करो तो ये काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी हमको गिवन इंफॉर्मेशन के साथ अगर करना है तो दिस वर्क्स मच बेटर। अगर गिवन इंफॉर्मेशन के साथ करना है तो मैं फिर से एक बार इरेज करता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं वेरीफाई करा रहा हूँ इसको। एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है क्योंकि सबके साथ रिएक्ट कर रहा है, खुद के सॉल्ट के साथ नहीं करेगा, भूल जाओ, तो इसलिए सबसे ऊपर। अब आप देखो आयन और जिंक में मैंने पहले ही लिखा था, आयन और जिंक में, और इधर जिंक और आयन में आपको क्या दिख रहा है, जिंक पहले है आयन के, और जिंक आयन से ज्यादा रिएक्टिव वो यहां पे समझता है, क्योंकि जिंक आयन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन। तो वो यहाँ पे समझ रहा है, नीचे वाले पे, इस वाले पे। इसमें तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना? इसमें जिंक नीचे दिया है, इसमें जिंक ऊपर दिया है, तो जिंक रिएक्ट्स विथ आयन सल्फेट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर वेरीफाई करो, 1-2 मिनट जाने दो, तो गलत नहीं आएगा आंसर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो हाई रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं ना, वो, देखो सोडियम तो कैल्शियम ये रिगरस, एकदम विगरस रिएक्ट हो जाते हैं। ये सोडियम तो ऐसे नेचर में भी हो जाता है, कोल्ड वाटर में भी हो जाता है, कैल्शियम भी हो जाता है, थोड़ा सा हीट कर दो मैग्नीशियम भी हो जाएगा। आयन जो होता है ये स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। आयन रिएक्ट्स विथ स्टीम। कोल्ड वाटर भी नहीं चलता इसको, हॉट वाटर भी नहीं चलता, आयन रिएक्ट्स विथ स्टीम। सो ऑप्शन डी। उन्होंने बोला है विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, आयन। तो आयन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ नहीं करते। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयन विथ स्टीम? हाँ ये भी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंफ्यूजिंग, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आयन ऑक्साइड Fe2O3, फिर आपके पास है जैसे Fe3O4, लेकिन आप ध्यान से देखना, ये तो कभी बनेगा ही नहीं FeO, है ना? ये तो आप सुना भी नहीं होगा आपने। दोनों दोनों कैसे बनेंगे? ये प्रोलॉन्ग्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बोला है ना प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, अभी हमने आयन को देखा कि वो स्टीम के साथ हीट हो रहा है, स्टीम मतलब वाटर ही, तो इसके प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग की वजह से ये Fe2O3 नहीं Fe3O4 बनाता है। ये ध्यान रखना, ये क्या बनाएगा, Fe3O4। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बनाना तो Fe2O3 ही चाहिए था, पर प्रोलॉन्ग कंटिन्यूसली हीटिंग विद द स्टीम विल जनरेट Fe3O4। आया समझ में? तो इतना एक ध्यान से देखना, Fe2O3 नहीं बनेगा, Fe3O4 बनेगा। ठीक है। हाँ तो ऑलमोस्ट अभी लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं, देख लो। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? तो कैल्शियम का रिएक्शन तो वाटर के साथ होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये तो आपको पता है। लेकिन ये जब रिएक्ट होता है तो हमने ऊपर भी देखा कि बहुत ज्यादा विगरसली नहीं रिएक्ट होगा। ठीक है, इतना वॉयलेंट ऐसे आग नहीं लगेगी। हमको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनना ही है, लेकिन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये हमारा एक अच्छा गिव रीजन भी बन गया। ये गिव रीजन है कि ये फ्लोट करना क्यों शुरू हो जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में पूछा था। हाँ क्यों करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बबल्स है ना, हाइड्रोजन के, वो स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम को, स्टिक होके ऐसा फ्लोट होने लगते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, फोर्थ वन तो बिल्कुल सही है, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जो देखा है कि दो दो चीजें दी है हमको यहाँ पे, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर कभी आ सकता है क्या? अभी रिएक्ट हो ही रहा है ना भाई, तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इट रिएक्ट वायलेंटली, वायलेंटली नहीं रिएक्ट करता, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, और बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस जो स्टिक होके कैल्शियम को फ्लोट कराते हैं। सो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, 3 4 कहाँ पे है, डी में। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, समझ गए अच्छे से? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का भी एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ टॉपिक है। देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एज एक्वारीजिया। ये एक्वारीजिया जो होता है, ये क्या कंपोजिशन का बना हुआ है? सो एक्वारीजिया किस कंपोजिशन से बना हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, HCl, कुछ बच्चे HCl और HNO3 से तो बना ही है, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट भी दिया है। तो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी दिया है, तो डाइल्यूट को भी ध्यान दिया करो। हमको दोनों कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, दोनों एसिड कैसे चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। HCl3 और HNO3 वन पार्ट में चाहिए। सो 3:1 पार्ट में चाहिए, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स HCl और HNO3 3:1 प्रोपोर्शन में होंगे तो एक्वा बनता है, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। और ये एक्वा जो होता है, ये इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। तो दोनों कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड 3:1 दिख रहा है, फटक से टिक कर देते, रॉन्ग, डाइल्यूट है ना ये। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करना, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाइल्यूट है क्या? नहीं, रॉन्ग। फिर से वही बात, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 3:1। सो ऑप्शन सी। तो बहुत क्विक फास्ट नहीं करते रहना, ठीक है? दोनों कॉन्सेंट्रेटेड। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स XYZ। देखो, x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8। अभी आपको अगर थोड़ा आपने एटॉमिक नंबर्स को लर्न किया होगा तो आपको ये आ जाएगा आराम से, इतना तो बेसिक है। एटॉमिक नंबर 10, x जो होता है 10, मतलब ये तो नोबल गैस हुआ, नोबल एलिमेंट है ये तो, है ना? नियॉन नोबल एलिमेंट है ना, नियॉन 10 हुआ नहीं है। 287, दिस इज क्लोरीन। यस और नो? 287 17, 17 एटॉमिक नंबर है इसका। 282 मैग्नीशियम, 12 है ना, 12, दिस इज मेटल, दिस इज मेटल। ओके, तो हम देख सकते हैं एक दूसरे तरीके से भी, अगर आपका मैग्नीशियम क्लोरीन ये लर्न नहीं होगा तो, मेटल टेंड्स टू, मैंने बोला था दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से ये 7 है ना, ये थोड़ी डोनेट करेगा, ये तो 1 गेन करेगा ना। तो गेन कौन करेगा? नॉन मेटल्स गेन। तो नॉन मेटल गेन करता है, तो इसका मतलब Y जो है वो तो नॉन मेटल है, Y इज अ नॉन मेटल, Y इज अ नॉन मेटल। ओके, और ये जो Z है, देखो 2 है लास्ट में, ये डोनेट करेगा, तो वो मेटल होना चाहिए। सो Z इज अ मेटल। सो ऑप्शन डी आया समझ में? वाई इज नॉन मेटल क्योंकि डोनेट करेगा 7, गेन करेगा क्योंकि 7 है, नॉन मेटल होना चाहिए। 282, ये इस 2 को डोनेट कर देगा। और देखो मैग्नीशियम भी है, मेटल है, Z इज अ मेटल। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर ऑलवेज। दो चीजें इसमें बताता हूं मैं। मर्क्यूरी के साथ किसी को भी कंबाइन करके मर्क्यूरी का एलॉय अगर बनाते हैं तो उसको एमेलगम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमेलगम ही बोलते हैं। अगर मर्क्यूरी को सिल्वर के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि वो टीथ के अंदर, टूथ के अंदर हम फिलर डालते हैं ना, फिलिंग करते हैं डॉक्टर डेंटिस्ट, तो वो सिल्वर फिल करते हैं ना, तो सिल्वर के साथ ना मर्क्यूरी मिक्स करके एमेलगम करके वो फिल करते हैं, तो हम बोलते हैं सिल्वर एमेलगम। जिंक के साथ करेंगे तो जिंक एमेलगम, गोल्ड के साथ करेंगे मर्क्यूरी को तो गोल्ड एमेलगम। तो एमेलगम वर्ड जो है, ये खास स्पेशली मर्क्यूरी के ही एलॉय के लिए बना हुआ है। तो एमेलगम, जिंक विथ मर्क्यूरी, जिंक एमेलगम। दूसरा, स्टेनलेस स्टील, इसमें तो आयरन होता है, कार्बन होता है, ठीक है, थोड़ा सा निकेल वगैरह भी होता है। अल्निको, ये किसका एलॉय है? अल्निको एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का, इसीलिए तो अल्निको बना। और सोल्डर जो है वो लीड और टिन का एलॉय होता है, लीड और टिन का एलॉय होता है। मर्क्यूरी और जिंक का एलॉय एमेलगम, जिंक एमेलगम होता है। एमेलगम वर्ड याद रखना। नेक्स्ट, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating। तो कॉपर एयर में रख दिया, ठीक है, तो वो सिर्फ एयर पकड़ेगा क्या? एयर एयर को पकड़ेगा कॉम्बिनेशन में? नहीं, वाटर ऑल्सो, मॉइस्चर भी पकड़ेगा।
है समझ में? तो वो ब्राउन सरफेस लूज करके ये एक्चुअली ना कैसा प्रोडक्ट बनाता है, एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। देखो, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 प्लस, प्लस लिखने से बेटर है कि हम ऐसे लिखते हैं, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, राइट। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ये इससे बनता है प्रोडक्ट, आया समझ में? प्लस लिखा तो भी चलेगा। तो ये प्रोडक्ट से क्या हो रहा है पता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो इस ऑप्शन में है नहीं, और कॉपर कार्बोनेट बना रहा है रिएक्ट करके, जो ग्रीन कोटिंग आ जा रहा है। तो जैसे कॉपर के कुछ हम रिंग्स वगैरह पहनते हैं या कुछ, तो उसका है ना, पहन पहन के वो ग्रीन हो जाता है, वहां पे वो स्ट्रिपिंग आ जाती है, दैट इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, वो नाइट्रेट नहीं बनाएगा, सल्फर के साथ भी नहीं होगा। सो कॉपर कार्बोनेट इज द ऑप्शन डी। अंडरस्टूड? चलो, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है ना, ये ज्यादातर आप ऐसे ध्यान में रखो कि अब देखो, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत हाई रिएक्टिव है, इनको तो बिल्कुल अलग मेथड होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो आप बहुत फाइन क्वालिटी मेटल्स को करोगे, गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड, कॉपर, है ना, इन फाइन क्वालिटी को करोगे। सोडियम और पोटेशियम बहुत हाई रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम और कुछ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनको तो अलग मेथड यूज करते हैं हम लोग, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में 10 से 12 स्टेप्स भी, इसको इससे ज्यादा स्टेप्स लगते हैं। वैसे तो टेक्स्ट बुक की बात है तो हम सिलेबस बहुत कम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली मेटलर्जी में सोडियम पोटेशियम टेक्स वास्ट स्टेप्स। ये गोल्ड कॉपर जो है, इसका फाइनल रिफाइनिंग ना, फिनिशिंग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है, 1 and 2। वेर इज 1 and 2? ऑप्शन ए, 1 and 2। गॉट इट? चलो, तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमने पूरा 20 to 25 MCQs लेके पूरा चैप्टर मैंने आपको एक क्विक रिवीजन के जैसा भी हो जाता है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का चैप्टर लेंगे, top 20 MCQs फॉर कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।